उसके, लेकिन थोड़ा सा बदनामी का भय लगता है उससे बात करने में, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करती है उससे मारिश को। लेकिन हाँ, वैसे समझदार लगता है, रोचक लगता है। और एक बार मारिश तो ज्ञान से भरा आदमी, एक बार दिव्या सामने आ गई तो मारिश ने एक सेंटेंस बोल दिया और 10 दिन तक मतलब भी नहीं समझ पाया उस सेंटेंस से क्या बोला है। उसने कहा, देवी तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। ये बोल के निकल गया। अब दिव्या बहुत क्यूट है लेकिन दिमाग उतना तेज नहीं है। ऐसा होता है कि आप बहुत कोई नहीं, ऐसा होता है का मतलब, अरे आप गलत समझ रहे। मेरा भाव ये है कि कोई व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है ना कि उसका दिमाग भी उतना ही चलेगा, वो भी अमूर्त मामलों में चलेगा उतना, जरूरी तो है नहीं। दिमाग, शरीर, सौंदर्य ये हमेशा साथ साथ थोड़ा ना पाए जाते हैं। ये भी अनिवार्य नहीं है कि साथ साथ नहीं ही पाए जाएंगे, हो भी सकते हैं कहीं कहीं। तो दिव्या बहुत दिन नहीं समझ पाई क्या कहना चाह रहा है मारिश। मारिश का भाव ये है कि तुम्हारी जो कला है ना, तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। नारी को सृष्टि ने ही आकर्षक बनाया है और उस आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है कला। जब कोई कला में एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, तो उसकी कला उसकी आकर्षण क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। और आकर्षण क्षमता मूल रूप से सृष्टि ने ही नारी को दी है। नारी पुरुष के संबंधों के बारे में ऐसा बोल रहा है। पर दिव्या को यह समझ में आ गया था कि हाँ, तारीफ तो की है इसने, क्या बोला है समझ भले नहीं आ रहा, लेकिन था तो कॉम्प्लीमेंट ही, ये तो उसको समझ में आ गया। तो दिव्या आप लोग ठीक से हंस भी नहीं पा रहे, ठाके मार के हंसिए, तनाव मत लीजिए ना, हंसने में संकोच मत कीजिए, आराम से ठाके मार मार के हंसिए, पूरी थीम को समझ लीजिए, ठीक है। तो पृथु सेन जी पहुंचे हैं दिव्या के घर, और जब वो बाहर आई रिसेप्शन काउंटर पे तो उसने कहा कि देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं आपकी डोरी को कंधा देना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, मैं इस अन्याय का प्रतिकार चाहता हूं। दिव्या ने कहा, देखिए अभी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, पहले पूछ लिया था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां से कोई व्यक्ति न्याय लिए बिना लौटा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रही हूं, मैं खुद अपने परदादा से बात करूंगी और आपको न्याय जरूर मिलेगा, आप चिंता ना करें। उसने कहा, आप कह रही हैं तो मान लेता हूं, लेकिन मैं इस अन्याय को झेल नहीं पा रहा हूं, आपसे निवेदन है कि उनसे बात करें और मुझे न्याय उपलब्ध कराएं। बात खत्म हो गई, वो चला गया। दिव्या अपने परदादा के पास गई, जब वो एकांत में थे, उसको लगा थोड़ी बात करूं। दिव्या ने कहा कि दादाजी, पृथु सेन आया था, कह रहा था कि अन्याय हुआ उसके साथ, वो शिविका को कंधा दे नहीं पाया। दादाजी इधर उधर की बात करने लग गए, आजकल प्रकृति कितनी अच्छी है, आजकल मौसम कितना अच्छा है। तो लग रहा है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ और बोले जा रहे हैं। उसने फिर से बोला कि देखिए दादाजी, पृथु सेन आया था, उसको न्याय नहीं मिला है, उसको न्याय चाहिए। तो दादाजी बोले कि बेटा, तुम आजकल कैसी कैसी बातें करने लग गई हो, नए क्षेत्रों में रुचि तुम्हारी आ गई है आजकल, कला संगीत, उस पर ध्यान दो ना, इसमें क्यों ध्यान दे रही हो। उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे बताइए, और मैंने सुना है कि यहां से सबको न्याय मिलता है, और अच्छा न्याय तब है जब शेर और हिरण या खरगोश एक साथ पानी पी सके। उसने कहा, देखो इतना पूछ रही तो सही बात सुन लो, न्याय मेरे हाथ में नहीं है, न्याय व्यवस्थापक के अधीन होता है। जब मिलिंद से पहले पौरव वंश था तो न्याय का मतलब था वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों के हिसाब से न्याय होगा, और तब शूद्रों को सजाएं ज्यादा मिलती थी, ब्राह्मणों को सजाएं नहीं मिलती थी, वो न्याय था। जब मिलिंद आ गया तो सजा के नियम बदल गए, तो जो यवन परंपरा थी, यवन परंपरा के न्याय सिद्धांत लागू होने लगे। फिर जब मिलिंद ने मुझे चीफ जस्टिस बना दिया तो मैंने यवन सिद्धांतों और वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों को मिलाकर न्याय का सिस्टम बनाया। फिर मिलिंद जी बौद्ध हो गए, बौद्ध हो गए तो न्याय के सिद्धांत में करुणा भी शामिल हो गई। वर्ण व्यवस्था के दिनों में पशु बलि, जो कि पुण्य माना जाता था, अब पशु बलि अपराध हो गया, और मेरे निर्णय भी उसे अपराध मानकर होने लगे। फिर जब वो चला गया, प्रव्रज्या धारण करके संन्यास लेके चला गया, गण परिषद बन गई, तो क्योंकि गण परिषद विभिन्न विचारों का समन्वय है, तो आजकल मैं विभिन्न विचारों का समन्वय करके न्याय की व्यवस्था करता हूं। और कुल मिलाकर सूत्र यह है कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है, उससे स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है। और भाव यह था कि पृथु सेन को न्याय देने के चक्कर में देने के देने पड़ जाएंगे, चुपचाप बैठी रहो। वर्ण व्यवस्था के समर्थकों ने अन्याय किया है, वो सब मिलकर शासन को हिला देंगे,
दिव्या बड़ी नाराज की, नहीं ये तो गलत बात है। दिव्या दुखी थी, गिल्ट फीलिंग से भरी थी। फिर एक बार वो मिली पृथु सेन से। उसने पृथु सेन से कहा कि दादाजी ने कहा है कि वो गण परिषद के सामने बात रखेंगे। पृथु सेन बोला कि देखो मुझे गोलियां मत दो, इससे मतलब समझते हैं, बेवकूफ मत बनाओ, बुड़बक मत बनाओ मुझे। प्यार से बोला, गुस्से से नहीं बोला। उसने कहा कि देखो मैं न्याय मांगने आया हूं, हिसाब मांगने नहीं। न्याय तो चीफ जस्टिस देंगे ना, उसमें सरकार से क्या मतलब है। अन्याय हुआ मेरे साथ, मैं जुडिशरी के पास गया। जुडिशरी अगर ये चीफ जस्टिस कहेगी मैं पीएम जी से बात करके बताऊंगा, ये क्या बात है भाई। मुझे न्याय न्यायमूर्ति से चाहिए। और गण परिषद से अपना हिस्सा वसूलने की बात है तो वसूलने की ताकत मेरे पास वैसे भी है। अगर वसूलने पे ही आ जाऊंगा तो वसूल ही लूंगा, कौन रोक लेगा मुझे। मैं तो न्याय मांगने आया था। दिव्या को बहुत गिल्ट फीलिंग हुई, उसकी आंख में आंसू आने लगे। तो उसने कहा आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपके दादाजी बात को समझें। मैं न्याय का अधिकारी भी हूं और न्याय का प्रार्थी भी हूं, मुझे न्याय की जरूरत है। इसके जो पापा है ना प्रेस्ट, वो है इतना बड़ा खिलाड़ी, चाणक्य उसका स्टूडेंट रहा होगा जरूर, इस तरह का मामला उसका है। अब कहानी मुड़ के तीसरे अंक में प्रेस्ट पे आ जाती है। प्रेस्ट की पूरी कहानी जो मैं आपको सुना चुका हूं, पहले दास था, फिर वो व्यापारी बन गया घोड़ों का। उसने कई और व्यापार भी किए। एक ब्राह्मण कन्या से शादी कर ली, गरीब कन्या से। उसके बाद पृथु सेन पैदा हुआ। पृथु सेन अर्ध ब्राह्मण अर्ध दास है, लेकिन उसको दास के रूप में ही एक स्टेटस समाज में मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। प्रेस्ट है चाणक्य वंश का व्यक्ति। उसकी बुद्धि इतनी कुटिल है, उसके दिमाग में एक ही बात है कि मैं दास था, दास से बढ़ते बढ़ते महाश्रेष्ठी बन गया हूं। इस तरह पूरे सागल में मुझसे अमीर कोई आदमी नहीं है। मेरा बेटा सागल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन गया है। उसकी नजर है अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने पर। और ये बहुत आसान से होने वाला है नहीं, आसानी से नहीं होने वाला है। वो पृथु सेन को बार बार समझाता है कि देखो एक भी गलत कदम मत उठाना, बहुत केयरफुल रहना है। पृथु सेन युवक है तो उसके मन में जो भावनाएं आती है वो अलग किस्म की भावनाएं हैं। इसी बीच में उसको दिव्या के प्रति अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है। और दिव्या को भी पृथु सेन से प्रेम हो गया है। मतलब इस गिल्ट फीलिंग से कि उसको न्याय नहीं मिल पाया, थोड़ा गिल्ट का भाव है। लेकिन बाद में उसको महसूस होता है केवल गिल्ट का मामला नहीं है, वैसे भी उसको पसंद करने लगी है। अब दोनों मिलते जुलते हैं। तो जैसा कि प्रेम की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि पुरुष ज्यादा आगे बढ़ता है तो जो स्त्री है वो उसको रोकती है। तो कुछ ऐसे इंस्टांसेस हुए और अब दिव्या को लगता है कि अगर विवाह हो जाए तो अच्छा रहे। तो पृथु सेन ने कहा कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, चिंता मत करो, मैं विवाह के लिए बात करूंगा। तो बात चल रही है उस समय, लेकिन इस बात को लेकर बहुत तनाव होने वाला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर विवाह हुआ पृथु सेन और दिव्या का, छोटा मामला नहीं होने वाला है, बहुत गंभीर मामला हो जाएगा और प्रेस्ट की पूरी योजनाओं पे पानी फिर जाएगा। प्रेस्ट कौन है? पृथु सेन के पापा। इतने में पता लगा कि सागल पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और युद्ध कहां से होने वाला है? पश्चिम की ओर से। एक राजा है केंद्रस नाम का, वो पश्चिम की ओर से आ रहा है और जहां जाता है तहस नहस कर देता है। जहां जाएगा इतना कत्लेआम मचाएगा, उसके बाद वहां का जितना सामान है, जितने लोग हैं, उनको मार मार के दास बनाएगा, महिलाओं के साथ बदतमीजियां होंगी, ये सब करता है। तो क्रूर केंद्रस धीरे धीरे सागल की ओर बढ़ रहा है। और जब मिलिंद बौद्ध हो गया, उसने बौद्ध विहारों को इतना दान दिया कि राजकोष में कुछ बचा नहीं, कंगाली आ गई। फिर गण परिषद बन गई। सेना थी ही नहीं, सेना को सैलरी कहां से दे? तो गण परिषद में तय हुआ कि प्रत्येक गण अपनी अपनी सेना रखेगा। एक निश्चित संख्या तय कर दी गई कि आप 1000 की सेना, 5000 की सेना, 10,000 की सेना, और जब भी युद्ध होगा ये सारी सेनाएं मिलकर युद्ध लड़ेंगी। और सबको पता है कि सेना केवल कागजों पर है, असली सेना एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कोई सेना नहीं है। और केंद्र का हमला होने वाला है। राज्य पर लोगों को भरोसा नहीं है कि राज्य क्या करेगा। राज कर्मचारी टैक्स के नाम पे खूब पैसा लूट रहे हैं, खसोट मचा रहे हैं, और जनता को लग रहा है कि बस अब मरने वाले हैं। जितने व्यापारी हैं उन्होंने अपना अपना सारा पैसा बाहर के शहरों में भेजना शुरू कर दिया है, हवाला के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। निराशा का माहौल है। और दिव्या कह रही कि अब क्या होगा। पृथु सेन कह रहा है कि अब तो चीजें बड़ी मुश्किल है, सेनापति के बस की कुछ बात है नहीं, कोई सुनता नहीं है।
ये कुछ परिवार मिलकर क्या कर पाएंगे? सैनिक हैं ही नहीं तो आप क्या कर लेंगे? लोग परेशान हैं। प्रेस्थ इसी ताक में था कि एक ऐसी सिचुएशन बने जहां संकट आ जाए। एक तो राज्य के पास पैसे नहीं है, कहां से पैसे लाए राज्य? राजकोष खाली है। पर राजकोष एक आदमी के पास भरा हुआ है, वो प्रेस्थ है। इस माहौल में लोगों ने क्या किया? तलवारें वलवारें बना के खूब राज्य को बेच के खूब पैसा भी कमा लिया। युद्ध का समय आने वाला है, सरकार को तलवारें चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो अस्त्रों शस्त्रों के मैन्युफैक्चरर्स ने खूब अस्त्र शस्त्र बनाए और महंगे दामों पर राज्य को बेचे, क्योंकि राज्य को खरीद नहीं है इस समय। तो ठीक इसी समय प्रेस्थ ने भी खूब व्यापार किया, घोड़ों का व्यापार किया, अन्य व्यापार किए, ताकि राज्य की सेना में चीजें आ जाएं, और खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा पहले भी उसके पास था, इस मौके का फायदा उठा के पैसा और इकट्ठा कर लिया। पर उसकी योजना तो कुछ और है। उसकी योजना यह है कि इसी मौके का फायदा उठा के पृथुसेन को शासक बनाऊंगा। तो बड़ा सस्पेंस के तरीके से उपन्यास में लिखा हुआ है। पृथुसेन ने शर्त रख दी थी कि मुझे न्याय चाहिए उस घटना का, मधु पर्व की घटना का, वो वाला डोली नहीं क्या बोलेंगे, पालकी, शिविका। अब दो घटनाएं उसके बाद होती हैं। मिथोद्रस बहुत बूढ़े हैं, देव शर्मा बहुत बूढ़े हैं, अपने घर से निकलते ही नहीं है। पर एक दिन ऐसा हुआ कि देव शर्मा मिथोद्रस से मिलने गए हैं, मिथोद्रस देव शर्मा से मिलने गए हैं। प्रेस्थ का रथ दोनों के घर के आसपास दिन में कई बार आ जा रहा है। जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है उनके रथ भी घूम रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। पूरा सागल तनाव में कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। 3 दिन हो गए हैं, एक लंबी मीटिंग चल रही है, पूरा सागल जागा हुआ कि मीटिंग खत्म होगी, फैसला कुछ होगा। मीटिंग खत्म हुई ही नहीं रात को देर तक, तो समाज सो गया। सुबह उठा तो नगाड़े बजने जो से, उनको लगा कि केंद्रस आ गया, लोग हाहाकार करने लगे। फिर देखा नहीं वो नहीं आया, कुछ और बात है। तब पता लगा जजमेंट सुनाया जा रहा है कि मीटिंग में क्या हुआ। दरअसल 2 मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग ये हुई कि प्रेस्थ ने कंडीशन रख दी थी, या पृथुसेन ने, कि इस संकट में सागल की मदद तो मैं करूंगा, लेकिन उसकी पहली शर्त है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और पहले देव शर्मा के घर पर स्पेशल बेंच बैठी है, उन्हीं की बेंच। सामने रुद्रधीर खड़ा हुआ है, बाकी सब लोग भी हैं। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो हथियार लेके जा नहीं सकते, वरना जज कहां बचेंगे। अगर कोर्ट में लोग पिस्तौल लेके जाएं और जज कहे तुम्हें फांसी दिया, तो बोले मुझे तो बाद में होगी, ले पहले तेरी ले। तो हथियार लेके तो नहीं जा सकते ना, भी जो अभियुक्त है उसको हथियार कैसे देंगे? तो हथियार नहीं होता है। तो एकदम सफेद मूछ दाढ़ी वाले, सफेद बाल, बहुत वयोवृद्ध उस चीफ जस्टिस ने एक फैसला सुनाया कि पृथुसेन के प्रति आपने जो अन्याय किया है वह ठीक नहीं है। इस अन्याय के दंड हेतु आपको 1 सहस्त्र दिनों के लिए राज्य निकाला दिया जाता है। देश निकाला मतलब सागल से बाहर जाना होगा। रुद्रधीर को यह लगा कि मेरे साथ ऐसा, तलवार पे हाथ गया, पर तलवार थी नहीं, बाहर निकलवा ली थी पहले ही। लेकिन इतना गुस्सा उसको आया, गुस्से में बोला आपकी सारी न्याय व्यवस्था दासों के लिए है, या उसमें कुछ न्याय का सच्चा सन भी है? खूब गुस्से से सब स्तब्ध रह गए कि चीफ जस्टिस वैसे बोल दिया। चीफ जस्टिस चुप। 3 सेकंड बाद बोले, पृथुसेन के प्रति अन्याय करने के आरोप में आपको 1000 दिनों का दंड बाहर जाने का दिया जाता है, और अदालत की अवमानना करने के आरोप में 1000 दिन और। उसका फिर मन हुआ, सब ने चुप रहे चुप रहे चुप रहे चुप रहे, अगला वाक्य बोल देगा जिंदगी भर। कोर्ट में चुप रहना चाहिए, अगला वाक्य क्या मुंह से निकल जाए जज के क्या भरोसा। जज के मुंह से जो फैसला वही न्याय है। और 2000 दिन हो गए। 2000 दिन का मोटा मतलब 5 साल से ऊपर हो गया, 5 साढ़े 5 साल हो गया, लगभग 6 के आसपास। अब रुद्रधीर और उसका पूरा ग्रुप एक साथ बैठा हुआ है, योजना बन रही है, क्या करें क्या करें। उसके मन में है कि 2 लोगों को जान से मारूंगा, एक पृथुसेन को और एक इस बूढ़े आदमी को जान से मार दूंगा। लेकिन उसको लग रहा है कि अगर मैंने बोल भी दिया 1000 दिन और बढ़ जाएंगे उसके बाद, तो बोल भी नहीं पा रहा बेचारा डर के मारे। सब एक साथ बैठे हैं। पृथुसेन को शांति पड़ी आज बड़ी दिन के बाद कि आज मजा आ गया। ये कंडीशन थी कि भाई न्याय तो खरीदा है, न्याय चाहिए, घोड़े चाहिए, घोड़े तो उसको निकालो बाहर पहले यहां से, तब घोड़े मिलेंगे। अब सब लोग कह रहे हैं रुद्रधीर से, कोई कह रहे कि आप सीधे मगध जाइए, वहां महर्षि पतंजलि हैं, और वहां आपको अच्छे से पता है कि पुष्यमित्र शुंग जो उनका सेनापति, उसे बृहद्रथ को मार दिया है।
बौद्ध मुंडियों की हत्या कर दी है, वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना हो रही है नीतिज्ञ महर्षि पतंजलि के आशीर्वाद से। आप महर्षि पतंजलि से मिलिए, वो आपकी सहायता करेंगे। और आप पुष्यमित्र से कहिए कि यहां भी आए, यहां शासन स्थापित करे, हमारे साथ मिलकर काम करे। जैसे पुष्यमित्र बेरोजगार है, उसको काम धाम नहीं है, वो यहां पर क्यों आएगा? उसको अपना काम नहीं है करना। कोई कह रहे कि मामा के घर जाइए, कुछ दिन वहां गुजार के आइए। कोई कह रहे कि सारे जो समाज में चल रहा है ना इस समय अलग अलग राज्यों में, सब में जाके ऑब्जर्व कीजिए कैसे काम चल रहा है, ताकि जब यहां पर आए तो आप ठीक से शासन कर सकें। ये सब समझा रहे हैं। उसके पापा ने कहा बेटा अब संकट रास्ते में आएगा, तो एक बहुत महंगी माला उसको दी जो 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के बराबर की माला है, और कहा कि उसको हमेशा अपने कपड़ों के नीचे पहन के रखो, कभी भी संकट आए तो उसका प्रयोग करना। और जज ने कहा है कि 1 रात और 1 दिन का समय आपको दिया जाता है छोड़ने के लिए। जैसे सज्जन सिंह से कहा ना 31 दिसंबर तक आ जाना वरना हम ले जाएंगे, ऐसे ही 1 रात और 1 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद राज कर्मचारी अपना काम करेंगे, मतलब बाहर फेंक के आएंगे, इससे मतलब ये होता है। तो चला गया रात को। जाने से पहले विनय शर्मा को साइड में ले गया। विनय शर्मा कौन? दिव्या के चाचा जी। गोलू टाइप का है, थोड़ा थोड़ा रूढ़िवादी है, लेकिन अभी गोलू है, उसे बहुत सीरियस उसको कोई लेता नहीं है। तो विनय शर्मा से बोला कि दिव्या के क्या हाल चाल है? विनय बोला कि देखिए दादाजी ने बहुत छूट दे रखी है उसको, कंट्रोल में नहीं आती किसी के, बड़ा दुख रहता है हमें इस बात का। तो रुद्रधीर ने पूछा क्या दास पुत्र पितुसेन? संकेत, उसके बाद 3 डॉट्स हैं, आप समझिए, लोभ चिन्ह। इसका मतलब क्या उसके साथ कुछ कार्यक्रम, ऐसा कुछ ना, संकेत में पूछा। तो विनय शर्मा ने कहा हाँ अपवाद तो ऐसा ही है। और रुद्रधीर बड़े भारी मन से कि देखो इसी समय स्ट्रगल का समय था और मुझे इस समय बाहर निकाल दिया गया है। चला गया है रुद्रधीर। फिर जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, गण परिषद के प्रमुख मिथोद्रस ने घोषणा करवाई कि गण परिषद की मीटिंग में फैसला हुआ है कि गण परिषद की सारी शक्तियां गण परिषद के संवाहक मिथोद्रस अपने हाथ में लेते हैं। अब गण परिषद बेकार हो गई, सारी शक्तियां एक हाथ में आ गई। जैसे वर्तमान भारत सरकार में है, मंत्रिमंडल नाम नाम का है, मंत्री संतरी में भेद नहीं है, सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में है। तो अब जो फैसला होगा वही व्यक्ति लेगा, मिथोद्रस लेगा। और मिथोद्रस के फैसलों में से एक फैसला है कि पृथुसेन को सेनापति नियुक्त किया जाता है।